नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार पारा हाई है। एक के बाद एक मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ चुनाव में रोटी, कपड़ा और मकान, साथ ही बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा जैसे बुनियादी मुद्दों को छोड़कर राजनेता लगातार मंचों से नए नए मुद्दों को चुनाव का विषय बना रहे हैं। उनमें से चाहे पीएम नरेंद्र मोदी का राजस्थान में दिए गया बयान हो या फिर सात समंदर पार पूर्व कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का संपत्ति बंटवारे और भारत के लोगों पर की गई विवादित टिप्पणी हो। ऐसे में इन तमाम मुद्दों ने मूल रूप से जरूरी मुद्दों की जगह ले ली है। राजनेताओं के बीच बहस के लिए आगे आकर खड़ा होना भी कुछ मुश्किल हुआ है। अब ऐसे में एक और ताजा मुद्दा सुर्खियों में है, या यूं कहें कि एक रिपोर्ट जो देश में बड़ा सियासी घमासान खड़ा कर रही है। एक रिपोर्ट जो धार्मिक आधार पर चुनौतियों का कारण बन सकती है। जहां इस ताजा रिपोर्ट ने बहस की नई लकीर खींची, जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने मुद्दे लेकर, अपने अपने पक्ष लेकर मीडिया के सामने हैं। पक्ष का कहना है कि यह रिपोर्ट कांग्रेस की तुष्टीकरण का जीता जागता उदाहरण है। वहीं विपक्ष का कहना है कि भाजपा जनता को देश के असल मुद्दों से भटकाने का काम करती है और देश में सांप्रदायिक स्तर पर विवाद खड़ा करना चाहती है। मुद्दे के हाइलाइटिंग पॉइंट्स क्या हैं, वो एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने आ रहे हैं। 1950 से लेकर 2015 तक एक रिपोर्ट सामने आई है, जो आंकड़े पेश हो रहे हैं और उस प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक इन पिछले 65 सालों में हिंदुओं की आबादी 8% लगभग घट गई, वहीं मुस्लिम आबादी 43% लगभग बढ़ गई। इसी दौरान ईसाइयों में 5.38 और सिखों में 6.58% और बौद्धों में मामूली इजाफा हुआ। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने 167 देशों के रुझानों का अध्ययन भी किया है और उस अध्ययन के बाद पता चला बहुत कुछ। अब बहरहाल 65 सालों का जो गणित है वो आपके सामने है। 1951 से 1951 की बात करें तो हिंदुओं की आबादी 84.10% थी। 2015 में यह आंकड़ा घटा 77.52%, यानी कि 7.82% जनसंख्या हिंदुओं की घटी है। मुस्लिम आबादी की बात करें तो 1951 तक यह आंकड़ा 9.80 था, जो 2015 यानी कि इन 65 सालों में 14.02% हुआ, यानी कि आबादी 43.15% बढ़ी। इधर सिखों की, ईसाइयों की पहले की स्थिति और 2015 तक के आंकड़ों की स्थिति भी आपके सामने है, जिसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। अब इसी सियासी गणित को लेकर तमाम नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। अब 65 सालों में क्या बदला है वो आप देख लीजिए। हिंदुओं की बात करें तो 1950 में 84% आबादी थी और वो घटकर 2015 में 78% रह गई, यानी बहुसंख्यक आबादी लगातार घट रही है। जबकि अल्पसंख्यक आबादी की हम बात करें तो इन 65 वर्षों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% से बढ़कर 14.09% पर जा पहुंची है। इसके अलावा अगर हम बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन इनकी बात करें तो यहां पर भी वनस्पत यह स्थिति है कि इजाफा हुआ है। बहरहाल जैसे ही ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद सियासी बवाल हो गया। पक्ष और विपक्ष लगातार मुद्दों को हवा दे रहे हैं। सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि यह आर्थिक सलाहकार परिषद के माध्यम से जो रिपोर्ट सबमिट की गई है पीएम ऑफिस को, यह बताती है कि 2015 तक कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति किस तरह से हावी थी और जानबूझकर हिंदुस्तान को एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करने की तैयारी चल रही थी। बहरहाल विपक्ष का साफ कहना है कि रोजगार, महंगाई, जन कल्याण, सर्जन हिताय जैसे मुद्दों को छुपाने के लिए इस तरह से मुद्दों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। इस्लामोफोबिया के माध्यम से बहुसंख्यक आबादी को फिर से डराकर वोट लेने की कोशिश की जा रही है। नेताओं का क्या कुछ कहना है, नजर डालिए। ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं।
ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। तो देखा आपने कुछ नेताओं के बयान। बहरहाल बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी आगे बढ़ रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आखिरकार सियासत किस और करवट ले रही है और आखिरकार क्या इन मुद्दों पर वाकई वोट पड़ेंगे? इससे पहले भी कई मुद्दों पर ध्रुवीकरण की कोशिश की गई, लेकिन जनता है जो लगातार बार बार इशारा कर रही है कि इस बार जनता बहुत स्मार्टली वोटिंग कर रही है, इसलिए नब्ज पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है और साइलेंट वोटर की चर्चा बहुत ज्यादा बनी है। तीन बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे जुड़ रहे हैं। अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत भारतीय जनता पार्टी का। जावेद अंसारी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वामी श्री वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी हैं, हिंदू स्कॉलर हैं, धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना कीमती समय साझा करने के लिए। अश्विनी शाही जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इस रिपोर्ट को लेकर सुबह से लगातार चर्चा है, जिसके मुताबिक लगभग हिंदुओं की आबादी पिछले 65 वर्षों में 8% के प्रति कमी आई, जबकि मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। अब विपक्ष बार बार सवाल कर रहा है कि 2011 के बाद जनगणना कराने वाला पूरा प्रोसेस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जो आबादी धर्म के नाम पर थी, इस रिपोर्ट को ऊपर लाने का मतलब क्या था? कुणाल जी, देखिए, ये रिपोर्ट आने से खलबली मचती है, विरोधियों में जरूरी है। आज जो है उनकी तुष्टीकरण की राजनीति सामने आ जाती है। इससे आप देखते रहिए, ये लोग क्या उसके 14 की बात है, 14 में चुनाव हारी कांग्रेस। AK एंटोनी साहब की रिपोर्ट थी, इनके उसमें कांग्रेस की अंतरिम रिपोर्ट थी, उन्हीं के नेता हैं। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी हो गई, तुष्टीकरण की राजनीति करने की वजह से हारी। तो बार बार उसकी तुष्टीकरण की हमको बताने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस क्या करती रही है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो अभी जो प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक सलाहकार समिति ने रिपोर्ट दिया है, इस रिपोर्ट के बड़े मायने हैं। इसके चतुर्दिक मायने देखिए। हम लोगों ने हर तरफ से वो करने की कोशिश की, देश को किस तरीके से, एक बार 47 में ये देश धर्म के आधार पर बटा था, पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, हिंदुस्तान में हमारे जो रह गए, हमारे भाई रह गए। लेकिन फिर एक जो है कांग्रेसियों की वो साजिश थी, किस तरीके से यहाँ पर उन लोगों की तुष्टीकरण किया कि एक भाई, हम एक, हमारे 5, उनके 25 है। आज 4 हम लोग UCC की बात की, कुणाल जी, UCC के बात में किस तरीके से तिलमिलाए कांग्रेस। हम UCC की बात करते हैं तो सिर्फ उसकी वजह से नहीं करते हैं। किसने रोका था सर आपको UCC को सच्चाई में तब्दील करने के लिए? पिछले 10 सालों से आप पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ केंद्र में बैठे हैं। ये तमाम मुद्दे जब चर्चा में आते हैं तो NRC, UCC, ये तमाम चीजें सब तो आपके हाथ में था। अब चुनाव के दौरान ये आंकड़े पेश करना और ये बताना कि कांग्रेस मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, रिपोर्ट आपके माध्यम से मीडिया में पब्लिश होती है और उसके लिए भी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी। 2015 तक के आंकड़े आप ले आए, लगे हाथ 2021-22 तक के जातीय जनगणना के भी आंकड़े ले आते तो और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता सर। अगर चुनाव चल रहा है तो क्या सच्चाई को रोक दिया जाए? अगर सच्चाई है देश के सामने तो देश को सच्चाई ना बताया जाए। चुनाव चल रहे हैं, जैसे केजरीवाल कह रहे हैं जेल में बंद है, कह रहे हैं हमको छोड़ दिया जाए, चुनाव चल रहा है। क्या है सच्चाई से? जावेद अंसारी जी, सच्चाई क्या है? और आप वो कहते हैं ना कि लिफाफा देख के खत का मजमून भाप लेते हैं, क्या भाप पाए हैं इस रिपोर्ट से? कुणाल जी, मेरी बात अभी अधूरी रह गई है। जावेद भाई 10 सेकंड आपका मैं लूंगा, आपकी इजाजत से। प्लीज कुणाल जी, आपने टोका और बोलने का मौका नहीं दिया। UCC हमने लागू कर दिया है, उत्तराखंड से चालू हो गया है। उसमें मत रहिए कि हम, आपका मौका है, 10 साल से सरकार है, आपने क्यों नहीं किया। हमने जो कहा वो किया, CA लागू किया। CA जो है, हमने उसका कितना विरोध हुआ, UCC हमने लागू कर दिया। तो UCC के उसमें मत रहिए और पूरे देश में लागू होगा। ठीक है जावेद जी, छोटा सा रिएक्शन, फिर मुझे ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद मैं स्वामी जी के पास आऊंगा, समझना चाहूंगा। छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगा। फिर जी, भाजपा के लोग अभी कर्नाटक में हनुमान जी को लाए थे, हनुमान जी ने गदा मारी और इनके झूठ और भ्रष्टाचार में उजागर किया है, वहां पे आ रहे। फिर ये राम जी को लेके आए, राम जी सत्य का प्रतीक है, ये झूठ के प्रतीक है, फिर हारेंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री जी का सारा एजेंडा, सारा प्रोपेगेंडा फेल होता जा रहा है,
क्योंकि वो कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, कभी गाय की बात कर रहे थे, कभी गोबर की बात कर रहे थे, कभी मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे, अब मुसलमानों की बात लेके आए। तो इनका प्रोपेगेंडा है। 1950 में हिंदुस्तान की आबादी 36 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। कितनी आबादी हिंदुओं की, कितनी मुसलमानों की, अश्विनी भाई से ही पूछ लो, पता लग जाएगा कौन घटे कौन बढ़े। तो ये तो एक लॉजिकल, एक सब गांव का आदमी जो होता है, जो रेडी पटड़ी पे सामान बेचता है, वो भी बता देगा किसकी आबादी बढ़ी किसकी घटी। तो ये झूठे नरगल रिपोर्ट लेके आते हैं और कुछ नहीं है। अभी हार चुके हैं। प्रधानमंत्री की भाषा, प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री के जो भाषणों में चुने हुए शब्द है, वो बता रहे हैं कि भाजपा की विदाई तय है और ये देश छोड़ के भागने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 1950 से 2015 के बीच जब मैक्सिमम टाइम कांग्रेस ने देश पर राज किया, तब जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति को हावी होने दिया ताकि एक वोट बैंक के आधार पर सरकार में बना रहा जाए। इसी सवाल का जवाब मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, चर्चा जारी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार ललकार कार्यक्रम में हम चर्चा पर आगे बढ़ रहे हैं। बेहद खास मेहमान हिंदू धर्म गुरु स्वामी श्री वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। समझना चाहूंगा वेद मूर्ति सरस्वती जी, ये मुद्दे जब सियासी हवाओं में गूंजते हैं तब आप तक भी चर्चाएं पहुंचती होंगी कि आखिरकार हिंदुस्तान में जब चुनाव चल रहा है तो किन मुद्दों पर मतदान हो रहा है और किन मुद्दों पर सियासी तरह से लोगों को मोल्ड किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये जब हम बात करते हैं चुनावों की, जब देश के विकास की, देश के भविष्य की, सशक्तिकरण की, तो बेरोजगारी, महंगाई, फ्यूचर विजन के बजाय राम मंदिर, तुष्टीकरण, मुस्लिम आरक्षण, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ये मुद्दे ज्यादा हावी हो जाते हैं। आपको लगता है कि इनकी जरूरत थी, या वाकई में जो सनातन, जिस हिंदुस्तान को कहा जाता है कि सनातन परंपरा का ये केंद्र है, वहां पर इनकी कोई जरूरत नहीं थी? देखिए कुणाल गोस्वामी जी, सबसे पहले JK 24/7 के सभी दर्शकों को जय श्री राम। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंगम दापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हमारे शास्त्रों में वर्णित है राजनीतिक में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए सभी बराबर हैं। जितने पार्टी आज चुनाव लड़ रहे हैं सबको आशीर्वाद है हमारा, लेकिन जो आज का समय है, जो हिंदू जनमानस है और जो आज चिंता का विषय है, जिस तरह से एक समुदाय का बेतहाशा रूप से जनसंख्या बढ़ रही है, ये काफी चिंता का विषय है। हिंदू जो है वो धन बल को बढ़ा रहा है, लेकिन हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो जन बल को बढ़ा रहे हैं। तो एक आप ध्यान रखिए, धन बल काम नहीं आने वाली है, आने वाली काम क्या है? जन बल। जो आज जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें पैसा काम नहीं आता, उसमें वोट काम आता है। हम लोगों ने कई वर्षों से कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए मांग किया, अपने रक्त से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पत्र लिखा, और जहां जहां ये है, पाकिस्तान में 28% हिंदू थे, आज 2% भी नहीं बचे हैं। बांग्लादेश में 17% हिंदू थे, आज वहां भी दयनीय स्थिति है। अफगानिस्तान, जहां भी आप जाकर के देखें, हिंदू घटता गया और मुसलमानों की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ती गई। और इनका मात्र एक ही ख्वाब है, गजवाए हिंद। अपनी जनबल को बढ़ाइए और देश पर कब्जा करिए, और इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो इन सबका मंसूबा है, ये उस पे दिन रात काम कर रहे हैं।
लेकिन हिंदू जनमानस सो रहा है। हिंदू का हम दो और हमारे दो, ये अभियान लगभग सारे हिंदुओं ने अपना लिया। और अब तो दो भी नहीं है, अब तो एक मात्र होते हैं। और कई लोग तो बिना निसंतान ही रहना अपने आप को स्वीकार कर लिया। लेकिन दूसरी जगह देखें तो 4-4 बीवी, 14-14 बच्चे। किस लिए? ये भूखमरी, ये बेरोजगारी क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं अशिक्षित होंगे? अश्विनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी जी, तमाम चीजें यहाँ पर स्वामी जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण बिल की भी लगातार स्वामी जी मांग कर रहे हैं। आप सरकार में हैं, ये तो आपके हाथ से हो सकता था। और दूसरा सवाल जो कई लोग पूछ रहे हैं कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो। एक हाथ में कासे कुरान हो, एक हाथ में कासे कंप्यूटर हो, सब कुछ। तो फिर अब इतनी अचानक से फिर अल्पसंख्यकों से इतनी नफरत क्यों कि गिरिराज सिंह को यह बोलना पड़ रहा है कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से मुस्लिम लोगों की आबादी बढ़ गई है, ये इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं। 2014 से लेकर 2019 तक तो बहुत प्रेम उमड़ रहा था अल्पसंख्यकों के प्रति, लेकिन अचानक से इतनी नफरत कैसे सर? जी जो है बात का बतंगड़ बना लिया। मतलब तो ये तो मीडिया का काम है। खैर कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा चढ़ा के पेश करना। इसमें नफरत कहां से आ गई? अगर कोई आंकड़ा आया है, आंकड़े का विश्लेषण कर रहे हैं हमारे नेता। भाई अगर हमारे अभी धर्म गुरु हमारे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो, किसी के वो भी नहीं एक, और हम हमारी पत्नी 4 शादियां 40 बच्चे। जिसने ये बना लिया है कि हमारा मजहब ही, हमारा ईमान ही यही रहेगा कि हम आबादी बढ़ाएंगे, देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे और सारे संसाधनों का लाभ उठाएंगे। राशन बटेगा तो लाइन लगाएंगे, वहां जो है आयुष्मान कार्ड बटेगा तो लाइन लगा कर। अरे सर, वो सारी फैसिलिटीज आपकी दी हुई थी, तो फिर आप ही पहले से फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर लेते। सबको आप घर दे रहे हैं, सबको आप जल दे रहे हैं, सबको आप सिलेंडर दे रहे हैं, सबको आप राशन दे रहे हैं, सब कुछ तो आप बांट रहे हैं, सब कुछ तो आपके हाथ में है। नहीं, हमने तो उड़ान योजना भी दी, हमने ईदी योजना भी दी, हमने कौशल विकास योजना भी दी, 5 करोड़ लोगों को छात्रवृत्ति भी दी, 51,000 रुपए लड़कियों की शादी में दी। तो इसमें नफरत मत देखिए। अरे तो फिर बताइए ना, फिर प्रधानमंत्री के मुंह से अगर ये शब्द निकल रहा है कि अगर कांग्रेस सरकार में आ गई तो बाहर से आए जो लुटेरे लोग हैं उनमें संपत्तियां बांट दी जाएंगी। कौन आया बाहर से सर? हिंदुस्तान में जिनकी पीढ़ियां गुजर गई, जो पैदा हुए यही मर गए, यहीं की जमीन में दफन हो गए, आपने उनको एक पल में बेगाना साबित करके रख दिया सर। कुणाल जी, अगर घुसपैठिया यहाँ के हिंदुस्तान, जैसे जावेद भाई यहाँ पर हैं, अगर जावेद भाई अपने आप को घुसपैठिया समझ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है। यहाँ के देखिए, पूरी बात सुनिएगा, बीच में बोलते हैं तो आवाज जो है मतलब अर्थ का अनर्थ होता है। मैंने पहले भी कहा कि 47 में देश आजाद हुआ, धर्म के आधार पर बटा, धर्म के आधार पर बटा। जिसको जाना था चले गए पाकिस्तान, जो यहाँ रह गए वो हैं, उनको, वो हमारे भाई हैं, उनके लिए सारे संसाधन हैं। मगर बांग्लादेश से आए घुसपैठिए, रोहिंग्या को जिस तरीके से बंगाल से लेकर हर जगह बसाने का काम किया गया, आसाम में बसाने का काम किया गया, वो घुसपैठिए। और आज भी अगर जनसंख्या का वो होता है, सर्वे होता है, तो मैक्सिमम मुस्लिम परिवार होते हैं जो उसमें नहीं कराते हैं। ये रोहिंग्या वगैरह। जावेद अंसारी जी, आपका टेक, तमाम सीधे सियासी आरोप आप ही पे लग रहे हैं कि जानबूझकर इस तरह की रणनीति कांग्रेस की सरकारों में रही। पहले धर्म के नाम पर देश का बंटवारा किया, फिर जाति जनगणना के नाम पर लोगों के बीच खाई पैदा की, फिर विरासत टैक्स नाम के शब्द को लाकर यहां पर लोगों में एक तरह का खौफ पैदा कर दिया कि अगर कांग्रेस आई तो फिर से लोगों की संपत्ति बांट कर दी जाएगी। और अब ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जब आपकी मैक्सिमम टर्म आपकी सरकारें थी, तब प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, कि भाई आपने तो पूरी तैयारी कर ली थी, अगर ये रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आती और ऐसे ही चलता रहता तो पता चल जाता कि भाई आने वाले वक्त में जो 46% है वो कब 80 में बदल जाता। देखिए, तथ्यों पे बात करते हैं कुणाल जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको आंकड़ा दिया कि 1950 में भारत की आबादी 36 करोड़ थी और आज 140 करोड़ है। कितने हिंदू, कितने मुसलमान, कितने सिख, कितने कौन सी जातियां बता दो, तो पता लग जाएगा किसकी आबादी बढ़ी, किसकी घटी।
और दूसरा सरस्वती जी, आदरणीय सरस्वती जी ने बहुत सारी बातें कही, मैं उनकी बातों को सहमत नहीं हूं। वो इसलिए नहीं सहमत हूं कि इतने मुस्लिम देश है, वहां की आबादी क्यों नहीं बढ़ रही? इसका वजह होता है, आपने एक श्लोक सुनाया, मैं भी आपको एक श्लोक सुनाता हूं। माता शत्रु पिता वैरी, यहन बाले ना पाटित ना शोभते हम। तो शायद टेक्निकल दिक्कत की वजह से आवाज उनकी नहीं पहुंच पा रही है। बात पूरी हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मौलाना मुफ्ती नदमुद्दीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पीछे की रणनीति क्या कुछ कह रही है। जो तमाम चीजें उनके सामने रख दी गई हैं नेताओं के माध्यम से, आखिरकार मुस्लिम समाज उन तमाम बयानों को किस तरह से देख रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहे ललकार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार आप देख रहे हैं, जहां पर पहले जातिगत जनगणना और उसके बाद आरक्षण और अब जो नई रिपोर्ट सामने आई है उस पर लगातार सियासी बहस जारी है। मौलाना मुफ्ती नदमुद्दीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ठीक है जावेद जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। ठीक है, हाँ, एक बात और बोली सरस्वती जी ने, चार बीवी 14 बच्चे। 21वें लॉ कमीशन ने मोदी सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट की 185 पेज की, जब यूसीसी के लिए उन्होंने उनसे सुझाव मांगे थे। उन्होंने कहा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो मोदी सरकार के अंतर्गत आता है, कि हमने देश में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं पाया जिसकी 4 शादियां हुई हो या 4 बीवियां हो। तो इनको तथ्य बता रहा हूं मैं। और दूसरा, अश्वनी भाई ने बोला कि सर वो घुसपैठियों को घुसने देंगे, बहुत अच्छी बात है, हम भी नहीं चाहते कोई घुसपैठी हमारे देश में आए। लेकिन आसाम में एनआरसी हुई, 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हुए, जिसको गृह मंत्री कहते थे ये दीमक की तरह आसाम को, देश को चाट रहे हैं। तो वो 19 लाख लोगों को आप बाहर क्यों नहीं करते हो? जिसमें से 14 लाख आपने हिंदू फंसा दिए और 5 लाख मुसलमान फंसा दिए, उनको बाहर क्यों नहीं करते हो? बांग्लादेश क्यों नहीं भेजते हो आप लोग? आपकी सरकार है 10 साल से, केवल आरोपी लगाते रहोगे आप। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में आप हलफनामा देते हो एक पिटीशन के खिलाफ कि हम जो है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का विरोध करती है मोदी सरकार, क्योंकि हमने इंटरनेशनल ट्रीटी साइन किए हुए हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते वो कितने बच्चे पैदा करें। ठीक है, दूसरा, मोदी जी के कितने बच्चे हैं, योगी जी के कितने बच्चे हैं, और सरस्वती जी आपके कितने बच्चे हैं, उस पर भी जरा दृष्टि डालिए, प्रकाश डालिए। किसने रोका बच्चे पैदा करने के लिए? अगर ये तो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार कह रही है कि हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। फिर ठीक है अश्विनी जी। देखिए जावेद भाई यहाँ झूठ परोस रहे हैं। झूठ परोसने का आसाम वाला जो काम कर रहे हैं, सारे लोग डिटेंशन सेंटर में है और कोई हलफनामा नहीं दिया गया है, कोई हलफनामा नहीं दिया गया। जावेद भाई झूठ परोसने का काम मत कीजिए। मैं बता सकता हूँ आपको, सब रिपोर्ट है मेरे पास। मैं कह रहा हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ, सोर्स उसका प्रस्तुत करें। कुणाल जी यहाँ है, पूरे देश को दिखाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसका सोर्स प्रस्तुत करें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, बता रहा हूँ मैं आपकी सरकार ने क्या कहा। अरे हमारी सरकार ने जो कहा है वो कहा है, आप दिखाइए सोर्स, उसका सोर्स बता दीजिए। ऑथेंटिक सोर्स में बता रहा हूँ कि आपकी सरकार ने कहा है बता दीजिए प्रोग्राम। मैं एकदम इंतजार कर रहा हूँ। पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, ये कुणाल जी के साइन की है। ठीक है, और ये हमने ठीक है जावेद जी, अब सुन ले उनकी बात। ठीक है, परेशान है, हमने कहा दिया है धर्म को राजनीति में मत घुसाइए, धर्म बहुत बड़ी हमने चीज कहा है, दिया धर्म है। सत्य है। और उसका सोर्स क्या है? लोगों, मैंने सोर्स पूछा जावेद भाई, हर कदम जावेद भाई मैंने सोर्स पूछा। देश के सामने उजागर हो रहा है। ये कांग्रेस का लिखा हुआ लिफाफा नहीं चाहिए। ठीक है, हमको सोर्स बता दीजिए, बेरोजगारी पे चुनाव लड़िए, महंगाई पे चुनाव लड़िए, ठीक है जावेद जी, जावेद जी सुन लीजिए एक बार, फिर उसके बाद मैं नदमुद्दीन जी के पास जाऊंगा। ठीक है, डन। ठीक है अश्विनी जी, बात पूरी कीजिए प्लीज। जी मैंने देखिए कुणाल भाई, मैंने सोर्स पूछ लिया। जावेद भाई जो है बिफर पड़े हमारे ऊपर। जावेद भाई बहुत अच्छे प्रस्तोता है, मुझे पता है, मगर देखिए जो सच्चाई होती है ना, सच्चाई होती है। क्योंकि सरकार का इन लोगों को यह है कि कुछ भी बोलकर चले जाएं। देखिए सरकार के जो भी आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े पब्लिक डोमेन में हैं और सबका एक सोर्स है। सबके सोर्स सामने रख दिए, तथ्यों के साथ बात करते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा रहता है। मगर आज आपने कैसे कह दिया कि 4 शादियां किसी की नहीं है? आप जो है ये लॉ कमीशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि कोई केस ही नहीं मिला मैं पूरे देश में जिसकी 4 शादियां हुई है। मैं नहीं कह रहा, आपकी सरकार के अंतर्गत आता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया।
आप पढ़िए ये रिपोर्ट कब आई है? 185 पेज की है। ये रिपोर्ट कब आई है? 2018 में मोदी सरकार को दी गई वो ठीक है रिपोर्ट। मौलाना साहब हमारे अरे साथ भाई, बैठे हुए सरकार मैं की रिपोर्ट नहीं है, ठीक है हम आप लोग की अपनी बात तरफ ठीक से है चलिए इतनी बहनें मौलाना हैं साहब जो 3 तलाक ये से परेशान रिपोर्ट थी। जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की पेश की गई है जिसके हिसाब से 1950 से 2015 के बीच आबादी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि जो बहुसंख्यक समाज है वो धनबल के पीछे भागता रहा, आप लोग जनबल के पीछे भागते रहे और महंगाई और बेरोजगारी के पीछे जनसंख्या की बढ़ती आबादी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं और आज भी सरकार को इस पर डील करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। क्या वाकई में ऐसा है या जो तमाम चीजें हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस रिपोर्ट को जानबूझकर इस समय लाया गया? मौलाना साहब। हाँ देखिए, मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट आंकड़े बताते हैं, आपका इनका फर्क है हिंदू और मुसलमानों का। प्रधानमंत्री 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, क्यों नहीं ये कानून लेकर के आए? क्यों नहीं आपने जनसंख्या नियंत्रण बिल पास किया? एक बात है, यूपी में 70 से अधिक एमएलए हैं जिनको 3-3, 4-4 बच्चे हैं। धर्मेंद्र एमपी थे, हेमा मालिनी एमपी थे, धर्मेंद्र की 2 बीवियां हैं। तो हिंदुओं में सबसे ज्यादा बीवियां रखने का रिवाज है ट्राइबल में। शिबू सोरेन के कितने भाई हैं जरा ये भी आंकड़े बताइए। मोदी जी से लेके योगी जी तक ये कौन जनसंख्या बढ़ा रहा था? असल में देश के नेहरू से लेकर के अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री मोदी है। वो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र बेच देंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है कि मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब है। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। 10 साल में आपने कितनी गरीबी रेखा से ऊपर लाए? और 60% लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर के आंकड़े हैं कि 60% लोग डेली बेस 100 रुपया पर 100 रुपया कमा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि घुसपैठियां हैं। अरे भैया, रोहिंग्या के रूपाली आपके चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, वो रोहिंग्या से आए थे, क्यों नहीं धक्के मार के भगा दिया? आप कह रहे हैं कि मुसलमान बच्चे पैदा करें। यही सीमा हैदर पाकिस्तान से आई, 4-4, 5-5 बच्चों को लेकर के आई। बीजेपी और उसको भाभी बना करके पेश करे, क्यों नहीं लात मार करके सीमा हैदर को निकाले? 4-4 बच्चों को ला करके हमारे अनाज पर, हमारे गन्ने पर, हमारे देश के संसाधनों कुछ भी मौलाना, कुछ भी आपने क्यों आप लात मार मौलाना कुछ भी शादी करा दिया। और शादी करा कर देश की भाभी है। अरे पाकिस्तानियों को नागरिकता दे रहे हो, अदनान समी को क्यों नागरिकता दी गई? पाकिस्तानियों को क्यों नागरिकता दी जा रही है? तो असल में भाजपा झूठ का पुलिंदा है। अश्विनी जी, सीधा स्पष्ट आरोप कि पाकिस्तान के कुछ नामचीन चेहरों को भारत की नागरिकता दी गई लेकिन अपने ही लोग कुछ रास नहीं आ रहे हैं, ये कहना है मौलाना साहब का। जी, मौलाना साहब ये भूल रहे हैं कि कितने लोगों को नागरिकता दी गई। अदनान सामी का नाम लिया उन्होंने। देखिए, ये एक इंटरनेशनल नियम है, कौन कितने साल किस देश में रहता है उसके हिसाब से उसको नागरिकता दी जाती है, ऐसा है। लेकिन आज की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट क्या कहती है? हिंदुस्तान में किस दर से मुसलमान बढ़े, पाकिस्तान में किस तरीके अल्पसंख्यक हिंदू घटे, अफगानिस्तान में किस तरीके से घटे, बांग्लादेश में किस तरीके से घटे। यहाँ ये अल्पसंख्यक कहे जाएंगे लेकिन घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। तो हिंदुस्तान हमें पाकिस्तान से क्या मतलब, हमें बांग्लादेश से क्या मतलब, हमें अफगानिस्तान से क्या मतलब? हमें तो हिंदुस्तान ही है। हिंदुस्तान से मतलब तो महंगाई खत्म करो। जावेद भाई, ये एक तुलनात्मक अध्ययन है, धर्म को तुलनात्मक अध्ययन। और ये मौलाना जी जो कह रहे हैं, प्रशांत किशोर की रिपोर्ट आई, छोड़ दो भाई। प्रशांत किशोर जी कौन से कमीशन है भाई हिंदुस्तान के? कौन से कमीशन है भाई? वो क्या है जो रिपोर्ट आपको दे रहे हैं? आप उनकी रिपोर्ट मान ले रहे हैं। छोड़ दो। आपके यहाँ तो आप लोग कहते हैं सारे बच्चे अल्लाह की देन है, आप लोगों का कोई हाथ नहीं है, अल्लाह की देन है, सब इतने बच्चे आए। और आपने कहा हिंदुओं में 4 शादियां। जावेद भाई थोड़ा सुन लीजिए, जावेद भाई सुनिए। हमने बाबा रामदेव को बनाया, हमने जय साहब को सेक्रेटरी बनाया, हमने उद्योगपतियों मित्रों का कर्जा माफ किया, हमने $83 पार पहुंचाया, हमने पेट्रोल 100 पार पहुंचाया, हमने सिलेंडर 1200 का किया। इस पे चुनाव लड़ो, इस पे वोट मांगो। ठीक है, अब इन्हीं मुद्दों पर आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो स्वामी सरस्वती जी से सीधा स्पष्ट सवाल होगा, क्या जनसंख्या घट जाए या जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाए उसके बाद क्या महंगाई और रोजगार जैसी समस्याओं का निदान हो जाएगा, या वाकई में इसके आगे भी कुछ कदम बढ़ाने की जरूरत है? छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार बड़ी बहस हम क्रम जारी रख रहे हैं। ब्रेक से पहले हिंदू धर्मगुरु स्वामी श्री वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी, सीधा स्पष्ट सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि आपने शुरुआती क्रम में इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि बहुसंख्यक धनबल के पीछे भागते रहे और अल्पसंख्यक जनबल के पीछे भागते रहे। अगर जनबल के पीछे ना भागा जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आया जाए, तो क्या महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर पूरी तरह से काबू कर लिया जाएगा, जो इस वक्त सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल है? क्योंकि ये तो 2014 में भी थे। 2014 जब के चुनाव चल रहे थे, तब बीजेपी कह रही थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तब भी महंगाई से हम जूझ रहे थे। और आज भी वही स्थिति बनी हुई है, जब महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर सरकार के पास कोई स्पष्ट आंकड़ा या जवाब नहीं है। तो हमने दोनों ही धड़ों को देख लिया। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कुणाल जी, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। देखिए, जब मोदी जी जब आए थे तो देश की जनसंख्या कितनी थी? 135 करोड़। आज जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। ठीक है, हमारे पास संसाधन कितने हैं? पूरी विश्व में 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा पृथ्वी है। हमारे भारत में पृथ्वी, जल, पहाड़, नदियां उतना ही है, लेकिन उसका उपयोग करने वाला दिन प्रतिदिन। ठीक है, आवाज पहुंच रही है जी? एक सेकंड। बेतहाशा रूप से बढ़ता जा रहा है, और अगर यही हालत रही तो आने वाला समय में न खाने के लिए अन्न मिलेगा, न पीने के लिए पानी मिलेगी, और न सोने के लिए जमीन मिलेगा। और ये सबके साथ होने वाली है। और विशेष करके जो मोदी सरकार 2014 में आए, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर जी। 2014 में आए तो सारा हिंदू जनमानस एक होकर के मोदी जी को वोट किया। लेकिन जीत जाने के बाद 2019 में भी जीते, लेकिन उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। वोट लेंगे हिंदुओं का और विकास करेंगे सबका। और जितना उन्होंने सरकारी योजना निकाली, उसका सारा योजना का लाभ जो उनको वोट नहीं देता है वो सारा उठा रहा है। हिंदू जनमानस नहीं उठा रहा। आप चाहे आप चले जाइए हॉस्पिटल में, सबसे ज्यादा वही मिलेंगे। आप चले जाइए राशन की दुकान पे, जहां फ्री बट रहा है, सबसे ज्यादा वही मिलेंगे। आप चले जाइए सरकारी स्कूल में, सबसे ज्यादा वही मिलेंगे। ठीक है, जो इनको वोट नहीं देते। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन अश्विनी जी सीधे आपसे कि भाई आपने वोट तो बहुसंख्यक के लिए, लेकिन सारी की सारी जो बेनिफिट डिलीवरीज थी वो अल्पसंख्यक के हाथों दे दी। और शुरुआत में आपने खुद कहा था कि तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार की थी, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो लाइन लगाकर खड़े होते थे, तो देने वाले तो आप ही थे, नारा भी आप ही ने दिया था। देखिए कुणाल जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की कि हम हिंदू के लिए करेंगे कि मुस्लिम के लिए करेंगे। हम तो 140 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी परिवारजनों बोलते हैं, तो सबके लिए करना है क्योंकि हिंदुस्तान के हैं। लेकिन कुछ कांग्रेसी जो पहले से थे, देखिए कैसे कैसे तुष्टीकरण के काम किए गए। 91 में एक बिल आया, वर्शिप एक्ट का बिल आया। आखिर किसके लिए आया? हिंदुओं के लिए आया, मुस्लिमों के लिए नहीं आया। माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या कहते हैं? पर्टिकुलर मुस्लिम्स, उनको संसाधनों पर पहला हक है। फिर 2009 में कहते हैं कि हाँ हमारी बात सही है। तो ये लोग उस तरीके से काम करते रहे हैं, और इनकी उस चीज पर हम नहीं चले। हमने सबका विकास किया, हमने सबके साथ सबके विकास की बात की। हमने जब 3 तलाक की बात की तो वहां पर हमने हिंदू महिलाओं की बात नहीं की, एक कुरीति की बात की कि मुस्लिम महिलाएं जिस तरीके से उस कुरीति को झेल रही थी, वो उनसे उनको निजात मिली। हमने उनके लिए काम किया, हमने कोई तुष्टीकरण नहीं किया। आयुष्मान कार्ड से लेकर जो अभी स्वामी जी कह रहे हैं सच्चाई है, वो लोग उसका लाभ उठाते हैं और हमको वोट नहीं देते हैं। यानी तो फिर भी एक मतलब तो फिर वही वाला निकल के सर कि आपको बहुत निराशा हुई कि आपने बहुत सारी डिलीवरीज उनको दे दी, मगर उसके बदले में कुछ नहीं मिला। जावेद जी आपका रिएक्शन? ये उनकी सोच है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि वोट फॉर जिहाद वर्सेस वोट फॉर विकास का चुनाव है। तो ये लोग जिहाद कर रहे हैं, ये लोग जिहाद के साथ हैं ये लोग। ठीक है, ठीक है,
देखिए लाल किताब लेकर घूम रहे हैं ये भी, और इनके जो है पूर्व अध्यक्ष, वो जब से वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जब से हटे हैं तब से कांग्रेस। ठीक है जावेद जी, छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए मुझे, फिर मैं इस कार्यक्रम का समापन करूं। ये किताब है, किताब नहीं है, संविधान है जी, देश चलता है। ये संविधान के हत्यारे संविधान लेकर घूम रहे हैं, संविधान के हत्यारे संविधान लेकर घूम रहे हैं। सब बराबर है इस देश में, कोई छोटा बड़ा नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी इजाजत दे रहा था। कुल मिलाकर चुनाव का जैसे जैसे चरण गुजर रहा है, 3 चरण हो चुके हैं, 4 चरण बाकी हैं, हर चरण में एक नया मुद्दा सियासी तीर बनकर पक्ष विपक्ष के ऊपर छोड़ा जाता है। लेकिन बेहद दिलचस्प देखना साफ होगा कि जब मतदान होगा तो इन सियासी तीरों से आम जनता को कोई फर्क पड़ता या नहीं, या जनहित से जुड़े मुद्दों पर ही जनता पहले चरण में भी वोट डालती रही और 7वें चरण में भी वोट डालेगी। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।